तपश आज बहुत शदीद थी, जैसे पूरे साल का सबसे गर्म तरीन दिन आज ही निकला था। मुझे बार बार मतली हो रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी घर चली जाऊं, मगर मजबूरी का नाम जिंदगी। मैं घर नहीं जा सकती थी। धूप से सर में शदीद दर्द होना शुरू हो चुका था। मैंने नजरें घुमाकर देखा, दूर दूर तक खेतों में लोग काम कर रहे थे। उन्हें भी तो गर्मी लग रही थी। अगर इन सब में एक मैं भी शामिल हो गई तो क्या कबाहत थी भला। ये बात मुझे हिम्मत दिलाने के लिए काफ़ी थी। मैंने जैसे ही पनीरी लगाने के लिए ज़मीन में जड़ डाली तो कुछ सख्त सा मेरे हाथ से टकराया। ये क्या रह गया है, मैंने हैरत से सोचा, जबकि पनीरी लगाने से पहले ज़मीन को अच्छी तरह नरम किया जाता था। किसी भी किस्म की ठोस शय निकाल कर बाहर फेंक दी जाती। मैंने झुककर उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकाला तो वो एक चाबी थी। मैंने गौर से उस चाबी को देखा तो वो कोई आम चाबियों की तरह नहीं थी, बल्कि सुनहरे रंग की चाबी थी जो मुकम्मल तौर पर जंगालूद हो चुकी थी। ये किसकी है? ये सोच मेरे जहन में तो आई थी, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई भी मेरे करीब मौजूद नहीं था। मैंने उस चाबी को बेरुखी से सड़क की जानिब उछाल दिया और अपने काम में मगन हो गई। काम करके मेरी कमर टूटने लगी थी। ऊपर से शाम भी हो रही थी। मैंने अपना सामान उठाया और वापसी के लिए जाने लगी तो मेरी नज़र उस चाबी पर पड़ी जिस पर लगा कीचड़ अब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका था। न जाने मेरे दिल में क्या समाई। मैंने झुककर उस चाबी को उठाया और दुपट्टे के पल्लू में बांध दिया। मुझे कभी भी ऐसे फजूल चीज़ें उठाने का शौक़ नहीं था, मगर वो चाबी बहुत खूबसूरत थी। तभी मैंने उसे उठाया था। ऐसा लगता था गोया किसी ख़जाने की चाबी हो। मैं घर आई तो मेरे शोहर वहाँ पहले से मौजूद थे। मुझे देखकर बेपरवाही से बोले, रोटी दे दो, सुबह से भूखा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कि सुबह से मैं बाहर काम कर रही हूँ, अभी दुखते बदन के साथ घर आई हूँ तो इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। इतना भी ख्याल नहीं कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ। इन्हें बस अपनी रोटी से गर्ज है। मैंने बेबसी से आसमान की जानिब देखा और दुपट्टे को अपनी कमर के गिर्द कसकर किचन में चली आई। सिर्फ 1-2 रोटियों का आटा पड़ा था। मैंने वो दोनों रोटियां शोहर के लिए बना दी और ख़ुद पानी पेट भर कर पी लिया। शोहर को वहीं चारपाई पर खाना दिया। रोटी के साथ एक प्याज छील कर रख लिया और लस्सी थमा दी। उन्होंने तो अच्छी तरह खा लिया, मगर मेरी हालत बहुत बुरी थी। शाम तक मुझ पर अच्छी खासी नकाहत तारी हो चुकी थी। मैंने कल दोपहर का खाना खाया था। मैं बिस्तर पर लेटने से पहले ही चक्कर खाकर सहन में गिर गई। मेरे शोहर ने गर्दन मोड़कर मुझे एक नज़र देखा, फिर अंकारा भरकर बोले, देख कर चला करो, अब उठो और चारपाई पर जाकर लेटो। मेरी आंखों में बहुत सा पानी उतर आया। इन्हें मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं था। क्या था अगर वो उठकर मुझे सहारा दे देते। खैर, जैसे तैसे करके मैं उठी तो मेरे दुपट्टे का वो पल्ला मेरे नीचे आकर फट गया जिसमें मैंने चाबी को अड़स रखा था। बाली ने कुछ चमकता हुआ देखा तो छलांग लगाकर वहाँ आया और बोला, ये क्या छुपाया हुआ है? मैंने वो चाबी निकाल कर उसे थमा दी और खुद चारपाई पर आकर लेट गई। वो पहले तो बड़े गौर से उस चाबी को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, किस तिजोरी की है? मैंने कंधे उचका दिए और कहा, खेत में मिली थी, मुझे क्या पता किसकी है। रखनी है रख लो, फेंकनी है तो फेंक दो। उसने वो चाबी मेरी चारपाई पर रख दी और ख़ुद भी सोने के लिए लेट गया। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अजीब और रूखी से लगती। मैं उस दूर गांव में आकर ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जैसे जानवर जीते हैं। खैर, अगले दिन मैंने वो चाबी चारपाई पर पड़ी वैसे ही नज़रअंदाज कर दी और खेतों में चली आई। मगर वहाँ आने पर पता चला कि एक औरत की वफ़ात हो गई है। वही औरत कल यहाँ मेरे साथ पनीरी लगा रही थी। ये बात बहुत ज़्यादा गमगीन थी। हम सब उसके घर गए तो पता चला कि रात को उसे शदीद किस्म का दौरा पड़ा था। पहले कभी भी उसे कोई दौरा नहीं पड़ा था। उस औरत के घर वाले भी परेशान थे। उनकी बहन बताने लगी कि हमें तो इस पर हवेली का साया लगता है। कौन सी हवेली? मैंने हैरानी से पूछा तो मुझे देख कर बोली, वही ये शाहों की हवेली। उस हवेली के बारे में तो गांव में बहुत सी बातें मशहूर हैं। मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। सच कहा जाता तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगी रहूं। मेरे साथ बैठी औरत ने पूछा, तुम कैसे कह सकती हो कि उस हवेली का साया है? वो पहले तो सोच में पड़ गई, आया कि उसे ये बात बतानी चाहिए या नहीं, मगर फिर औरत थी
ज्यादा देर तक किसी बात को खुद तक महदूद रखने से कासिर थी। धीमी आवाज में बोलने लगी कि 3 दिन पहले ये वहां पर गई थी, उसके बाद से ये बहुत अजीब हो गई है। हम सब ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये कल से काफी बीमार थी। इसका जिस्म बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। मैंने पूछा क्या बात है, तो वो बेतहाशा डर गई। अलबत्ता मुझे ये नहीं बताया कि उसे क्या हुआ। रात को सोने के लिए तो मुझे अपने पास रोक लिया कि तन्हा छोड़कर मत जाना, आज मेरे साथ सो जाओ, मुझे शदीद डर लग रहा है। मैं उसे 2 दिन से देख रही थी, बहुत घबराई लग रही थी। जब ही पूछ लिया कि क्या बात है, किस बात की परेशानी और डर है, उसने पहले नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, आया कि कोई उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं। फिर मेरे कान के करीब आकर बोली, शाहों की हवेली। बस इतना कहने की देर थी कि उसके गले में फंदा सा लग गया। इससे आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। खांस खांस कर उसका बुरा हश्र हो गया था। मैं बार बार उससे यही पूछ रही थी कि क्या बता रही थी तुम शाहों की हवेली के मुतालिक, मगर उसके बाद वो बोल नहीं सकी और मेरे सामने ही उसने ये दुनिया छोड़ दी। उसकी बहन रोते हुए मुझे ये कहानी बता रही थी। हम सभी हैरानी के आलम में बैठे उसकी कहानी सुन रहे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, वो शाहों की हवेली जिसे पूरा गांव आज तक किस्सा कहानी समझता आया, वाकई में उसके साथ किसी दूसरे इंसान की मौत भी जुड़ी हुई है। हम उनके घर से निकल आए, मगर जिन जिन के सामने ये बात हुई थी उन्होंने जाकर अपने घरों में ये बात बताई, और पूरे गांव में सिर्फ एक ही दिन के छोटे से वक्फे के साथ ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। हर तरफ खौफ व हरास का डेरा था। लोग शाहों की हवेली को सरगोशियों में पुकारते, कोई ऊंचा उसका नाम नहीं लेता। मैं भी डरी हुई थी, अलबत्ता मुझे उसकी पूरी कहानी का इल्म नहीं था। मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी था, मगर डर इतना शदीद फैला हुआ था कि उन्होंने उसी डर की वजह से मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं भी चुप करके वापस अपनी जिंदगी में मगन हो गई। सारा दिन खेतों में रहती, काम करती और वापस आकर नाकारा शोहर की बातें सुना करती। घर के कामकाज भी ऐसे ही पड़े रहते, लगे हाथों बर्तन धुल जाते तो धुल जाते, वरना सिर्फ खाना वगैरह ही बमुश्किल में पकाती। उस दिन घर वापस आई तो मेरा शोहर डरा हुआ चारपाई पर बैठा था। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे जब देखो वो चारपाई पर ही लेटा रहता। मैंने पूछा क्या बात है, खाना चाहिए? उसने नफी में सर हिला दिया और बोला, तुमने शाहों की हवेली का वाकया नहीं सुना? मैंने सर झटक दिया कि आज लगता है बाहर गया था, तभी कानों में ये बात पड़ गई है और सहमा सहमा लग रहा है। मैंने नफी में सर हिला कर कहा, बाली आज बहुत थकी हुई हूँ, फिर सुना देना किसी दिन ये वाली रोदात। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, नहीं तुम्हें भी सुननी चाहिए, सारा दिन बाहर रहती हो, कमाती हो, कोई दिन बुरा भी तो आ सकता है ना। मैंने मुस्कुराकर सर झटका और कहा, ये सब बातें छोड़ दो, बस तुम यहाँ बैठकर रोटियां तोड़ो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। मगर वो बज़िद था कि मैं उसकी बात सुनूं हर हाल में। मैं बैठ गई और वो भी बोलना शुरू हो गया कि ये शाह बहुत साल पहले इस हवेली में रहने के लिए आए थे। पता नहीं फिर क्या हुआ, उस हवेली से अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी। सारे लोग वो हवेली छोड़कर चले गए और अब कहा जाता है कि उस पर किसी जिन का साया था जो अभी भी वहाँ पर बंद है, और कोई भी उस हवेली में जाने की जसारत करता है तो उसे मार देता है। उस औरत ने भी हवेली में ही जाने की कोशिश की थी, तभी तो वो मारी गई। तुम उस तरफ कभी भी मत जाना। मुझे हंसी भी आई और अजीब भी लगा कि कैसी फजूल सी कहानी है, मगर मैं अपने शोहर को कुछ भी नहीं कह सकती थी। अलबत्ता इतनी ज़रूर यकीन दहानी करवा दी थी कि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। मैं रात को सोने के लिए बिस्तर पर आई तो पता नहीं क्यों अभी तक वो हवेली मेरे दिमाग में गोल गोल घूम रहे थे। मैंने उसे दिमाग से झटकने के बाद चारों कुल पढ़कर खुद पर दम किया और सो गई। आधी रात को मेरी हल्की सी रोशनी की वजह से आंख खुली, ऐसे कुछ चमकदार सा आंखों को चुभ रहा है, और हम या तो आंखें खोल देते हैं या जोर से बंद कर देते हैं। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने गर्दन घुमा कर इर्द गिर्द देखा, मगर वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो आंखों को छुप रहा हो। मैं उलझ गई। दोबारा देखा तो अचानक से नजर सहन में पड़ी हुई किसी शे पर पड़ी जो चमक रही थी। मैं उसके करीब गई तो देखा ये वही चाबी थी जो मुझे खेत से मिले थे, और उस पर काफी जंग भी लगा था, मगर जो जगह जंग से खाली थी वो चांदनी में चमक रही थी।
ऐसी तो कभी कोई चाबी नहीं देखी जो यूं चमकती हो। मैंने हाथ बढ़ाकर उस चाबी को उठाना चाहा तो वो काफ़ी गर्म हो रही थी। मेरा हाथ जल गया। मैंने जल्दी से अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचा। ये क्या माजरा है? वो चाबी अब मुझे तजस्सुस में डाल रही थी। ज़रूर ये किसी ख़ास ताले की चाबी है, कोई आम चाबी नहीं है। मैंने दुपट्टे की 2-4 तहें लगाकर उसे उठाया और कमरे में छुपा दिया। अब मुझे किसी तरह उस चाबी का मुअम्मा खोजना था। अगला दिन ज़रा मसरूफियत से भरा हुआ था। बाहर के कामों में ही पूरा दिन कहाँ ख़त्म हो गया मुझे इल्म में नहीं हुआ। वापस जब घर आने लगी तो मेरे साथ एक लड़की थी, बहुत डरी हुई खड़ी थी। मैंने वजह पूछी कि क्या हुआ, तो कहने लगी, मेरे घर के रास्ते में शाहों की हवेली पड़ती है और अब तो रात हो रही है, मुझे घर जाते हुए बहुत डर लग रहा है। मैं मुस्कुरा दी और अफसोस भी हुआ कि लोगों की झूठी अफवाहों ने दूसरे लोगों को किस कदर खौफजदा किया हुआ है। वो लड़की उस गांव में नई आई थी, कुछ दिन पहले ही अभी उसकी शादी हुई थी। मुझे उसके घर का इल्म था तो मैंने उसे छोड़ने का बोला। वो बहुत खुश हो गई और हम बातें करते करते उसके घर पहुंच गए। बातों में इस कदर मगन थे कि हवेली की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैं उसे छोड़कर घर वापस आ रही थी तो मैंने हवेली को बहुत गौर से देखा। उस तरफ मैं बहुत कम आती थी। अब रात की सयाही में उस हवेली को देखा तो वो वाकई किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रही थी। उसके बड़े बड़े बरामदे बाहर तक दिखाई दे रहे थे। दरवाज़ा अलबत्ता उसका खुला था, जो कि छोटा सा था, मगर फिर भी वहाँ पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, बल्कि कोई भी उस जानिब नहीं जाता था। मैं जाने के लिए मुड़ी जब वहाँ मैंने एक साया देखा, किसी औरत का साया। वो बिल्कुल स्याह थी, या शायद सर से लेकर पैर तक उसने स्याह लिबास पहन रखा था। वो हवेली के बरामदे में से गुजरकर एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं जो जानने वाली थी एक लम्हे के लिए बौखला गई थी। या खुदाया, ये क्या मामला है? कौन है ये औरत? क्या ये वही जिन तो नहीं जिसके मुतालिक सब लोग बातें करते हैं? पता नहीं क्यों मुझे डर भी नहीं लग रहा था। उस औरत ने मुझे नहीं देखा था और हवेली के एक कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके पीछे जाकर देखूं कि असल बात क्या है, मगर फिर बाली का भी ख्याल था। वो घर में अकेला था। मैं ना चाहते हुए भी घर की तरफ चल पड़ी, मगर दिमाग में अब एक तजस्सुस बैठ चुका था, उस औरत के सच को जानने का तजस्सुस। कभी ख्याल आता कि मैं गलत हूँ, वो वही जिन है जिसे मैंने हवेली में देखा था। उन्हीं सब सोचों में गिरकर मैं घर पहुँच गई। घर गई तो मेरा शौहर बहुत परेशान था। वो परेशान कम ही होता। मैंने वजह पूछी तो वो मुझसे बोला, इतनी देर कहाँ लगा दी थी तुमने? कहाँ गई थी? मैंने बता दिया कि उस लड़की को छोड़ने गए थे। क्यों, खैरियत है? वो अपना माथा पीट कर बोला, जानती हो ना आज चांदनी रात है और ये जिन वगैरह इस रात में ही बाहर निकलते हैं, बल्कि उनकी ताकत मजीद बढ़ जाती है। फिर तुमने क्यों खतरा मोल लिया? एक तो इतनी देर घर से बाहर रही, ऊपर से हवेली के रास्ते से वापस आ रही हो। मैं घर पर परेशान हो रहा था तुम्हारे मुतालिक। मैं मुस्कुरा दी क्योंकि मुझे ये सब अच्छा लगा था। फिर अचानक से मुझे वो स्याह लिबास वाला साया याद आ गया, यानी वो भी चांदनी रात की वजह से ही बाहर निकला है। उफ, अब मुझे हल्का हल्का डर लगने लगा था, यानी वो वाकई में कोई जिन या जिनज़ादी थी। मैंने डरते डरते बाली को देखा। उसे बताना चाहती थी कि मैं अभी किसी जिन को देख कर आई हूँ, मगर उसे देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। मैं उसकी निस्बत ज़्यादा बहादुर थी। मुझे उस पर तरस आया कि अगर इसे बता दिया तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा। यही सोचकर मैं चुप रही, मगर मेरे अंदर एक खुदबुद ज़रूर शुरू हो चुकी थी कि अगर वो वाकई में जिन था तो उसने मुझे क्यों नहीं देखा। रात को सोने के लिए लेटी तब भी दिल घबरा रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ये ना हो कि मैं सो जाऊं और वो जिन आकर मेरी गर्दन दबोच ले। मैं बड़ी मुश्किल से सोई थी। 1-2 मरतबा बेचैनी से आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे वो जिन दूर खड़ा अपनी लाल लाल आंखों से मुझे ही घूर रहा है। मैं उठकर बैठ गई और जल्दी से जाकर पानी पिया। मैं पानी पीकर जैसे ही किचन से बाहर निकली तो मेरे ओसान खता हो गए। मुझे अपने सामने वही स्याह लिबास वाली जिनज़ादी दिखाई दी। उसके जिस्म का एक हिस्सा भी नजर नहीं आ रहा था, मगर वो मेरे इन सामने खड़ा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया जैसे वो मुझसे कुछ मांग रहा हो, और उधर मेरे पसीने धारियों की सूरत बह रहे थे।
मैं बाली को उठाना चाहती थी मगर मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। हाथ पैर जवाब दे चुके थे, जबकि मेरे सामने खड़ा वो जिन हकीकत लग रहा था। मैंने हाथ मारा तो शेल्फ पर रखे बर्तन जोर से नीचे गिर गए। मैंने गर्दन नीचे करके उन बर्तनों को देखा, लेकिन वापस जब अगले लम्हे ऊपर देखा तो अब वो जिन वहां पर मौजूद नहीं था। मेरा हलक खुश्क हो चुका था। उसी वक्त बाली नींद के खुमार में डूबा वहां आया और पूछने लगा, आधी रात को किचन में क्या कर रही हो? खैरियत तो है? और ये बर्तन कैसे गिरे? वो मुझसे खड़ा सवाल जवाब कर रहा था, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और बाहर आकर उसकी चारपाई पर बैठ गई। मेरा तनफ्फुस बहुत तेज चल रहा था। वो जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आया। मैंने यकदम ही एक सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। अब वो मुझे हैरत से देखता हुआ पूछ रहा था, क्या मसला है? क्यों डर गई थी? और मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और वापस अपनी चारपाई पर आ गई। बाली शकूक व शुबहात का शिकार हो चुका था, मगर मैं उसे बताती तो वो ज़्यादा खौफज़दा था। सो मैं अपनी चारपाई पर आंखें ज़ोर से मूंदे पड़ी रही। सुबह होते ही वो मेरे पास आया और नरमी से बोला, क्या बात है? क्यों डर गई थी रात को? मैंने बात बनाते हुए कहा, बस वैसे ही वहम हो गया था। तुम हवेली की बात कर रहे थे ना, इसी वजह से मैं डर गई थी। अगर ये अफवाहें इतनी ज़्यादा ना फैली होती तो शायद बाली मेरी बात पर खूब हंसता और मजाक बनाता, मगर जो हालात गांव के बन चुके थे उनमें वो बहुत परेशानी से बोला, कुछ नहीं होता, आइंदा हम ऐसी बातें करने से एहतियात करेंगे जिससे तुम्हें डर लगे। मुझे उस वक्त बाली बहुत अच्छा लगा। खेतों में जाने का दिल तो नहीं जा रहा था मेरा, मगर काम भी ज़रूरी था। कमाती ना तो खाते कहाँ से? मैं नाश्ते के बगैर ही वहाँ चली आई तो एहसास हुआ कि आज मैं जल्दी आ गई हूँ। अभी वहाँ दूसरा कोई भी शख्स नहीं आया था। सुबह की ठंडी हवा बहुत भली लग रही थी। मैं वहाँ पर बैठ गई जब मुझे दूर से एक बुढ़िया चलती हुई दिखाई दी। उसका रुख मेरी जानिब था और दिखने में वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा लग रही थी, और तो और मुझे उस गांव की भी नहीं लग रही थी। मैं चुप करके बैठी रही। वो मेरे करीब से गुजरी तो मुझे बहुत अजीब लगा। सुबह की ताजगी एकदम से ख़त्म हो गई। हवा बिल्कुल बासी हो चुकी थी। अभी जो मैं खुद को इतना ताज़ा दम महसूस कर रही थी वो सारी ताजगी ख़त्म हो गई और मेरा दिल अफसुर्दा हो चुका था। वो औरत वहाँ से गुजर कर जा चुकी थी और मैं हैरान थी कि इतनी हसीन सुबह एकदम से कैसे इतनी बदसूरत लग सकती है। बचपन में कहीं सुना था कि जो लोग मनहूस होते हैं उनका साया भी मनहूस होता है, लेकिन मैंने फ़ौरन से सर झटक दिया। मुझे ऐसी बात किसी के मुतालिक नहीं सोचनी चाहिए थी और ना ही करनी चाहिए थी। आहिस्ता आहिस्ता खेतों में लोग आने लगे और मैं भी अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अभी मुझे काम करते कुछ ही देर हुई थी जब एक तरफ मुझे एक मोटी सी चादर में लिपटा हुआ लड़का नजर आया। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी जिनमें शदीद गम था। वो खड़ा मुसलसल मुझे देख रहा था। मुझे उलझन हो रही थी और वो यहाँ का लग भी नहीं रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो इतनी गर्मी में मोटी सी चादर ओढ़े हुए था, यानी उसे गर्मी भी नहीं लग रही थी। बिलाखिर जब काफ़ी देर तक वो मुझे देखता ही रहा तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने अपना काम अधूरा छोड़ा और उसके ऐन सामने जाकर पूछा, जी बताएं, कुछ काम है क्या आपको? वो बस मुझे टकर टकर निगाहों से देखता जा रहा था। मैंने फिर पूछा, क्या चाहिए? वो खेतों की तरफ इशारा करके बोला, मेरी बहुत कीमती शे तुम्हारे पास है, मुझे वो लौटा दो। मैंने हैरत से कहा, कौन सी कीमती शे? हमारे घर में तो खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है और तुम कह रहे हो तुम्हारी कीमती शे मेरे पास है। वो अब भी मुझे चुपचाप सुनने के बाद बोला, मुझे मेरी शे वापस लौटा दो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उसके बदले तुम जो कहोगी वो तुम्हारी बात पूरी करूँगा। मुझे हंसी आने लगी। मैंने तंज़िया अंदाज में पूछा, तुम्हारी उस बेश कीमती शे का कोई नाम भी होगा या बगैर नाम के वो चीज़ है? उसने अभी बोलने के लिए मुंह खोला ही था जब वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वहाँ से वापस हो लिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। ये क्या माजरा है? खुद ही आया था और अब खुद ही भाग गया है। मैं उस पर अफसोस और हैरत करती वापस मुड़ी तो देखा खेतों में वही बुढ़िया आ रही थी जिसे सुबह यहाँ से गुजरते हुए देखा था। वो किसी दूसरी औरत से कुछ पूछ रहे थे। मैंने नज़रअंदाज किया
पता नहीं क्यों मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। होते हैं ना कुछ लोग जिन्हें देखकर खामखाई उनसे नफरत महसूस होने लगती है। उस बुढ़िया को भी देखकर मुझे ऐसा ही लगा था। मैं अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन वक्तन फक्तन उस औरत को भी कंखियों से देखती रही। अब वो काफी परेशान नजर आ रही थी। खेतों में बहुत से लोग थे। उसने आधे लोगों से उनके पास जाकर कुछ पूछा, जिसका जवाब उसे नफी में मिला। मैं काफी दूर थी, दोपहर भी हो चुकी थी, तो करीबी ट्यूबवेल पर आई कि थोड़ा मुंह हाथ धो लूंगी, गर्मी से सुकून हो जाएगा। ट्यूबवेल पर आई तब भी मेरी नज़र खेतों में फिरती उस औरत पर थी। पता नहीं उसकी क्या शेख हो गई थी जो वो ऐसे एक एक करके बंदे से पूछ रहे थे। वही ट्यूबवेल पर मेरे साथ वाली औरत जो उन्हीं खेतों में काम करती थी आई, तो मैंने उससे पूछा कि ये बुढ़िया क्या पूछ रही थी सबसे। वो बेपरवाही से बोली, इसकी शायद कोई चाबी खो गई है, बस वही पूछ रही थी कि इन्हीं खेतों में कहीं गुम हुई है। हम लोगों में से जिस किसी ने भी वो चाबी देखी है तो उसे वापस कर दे, बदले में वो अच्छी खासी रकम देगी, क्योंकि वो चाबी उसके लिए बहुत अहम है। अचानक ही मेरे दिमाग में वो चाबी घूम गई जो उस दिन मुझे खेत से मिली थी, और वह अजीबोगरीब सी खुसूसियात की हामिल थी। मैं जल्दी से उछलकर ट्यूबवेल से बाहर निकली कि उस औरत को उसे चाबी के मुताल्लिक बता सकूं। मेरे कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत नहीं चाहती थी कि वो चाबी उस औरत के हाथ लगे। तभी उसकी हल्की बातें मेरे कान में पड़ गई। मैं भी उससे चंद कोस दूर थे जब वो बौखलाई हुई एक बनेरे पर बैठकर खुद कलामी कर रही थी। मैं उसे तकलीफ कैसे दूंगी जब तक वो चाबी मेरे पास नहीं होगी। मुझे किसी भी तरह बस वो चाबी ढूंढनी होगी, वरना अगर उसके हाथ लग गई तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ी थी और ये बातें सुनकर मेरी रंगत फक हो गई। यानी वो औरत वाकई अच्छी नहीं थी। उस चाबी से किसी दूसरे की तकलीफ जुड़ी थी, वो उसे पा लेने के लिए मचल रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि उसे बताऊं या ना बताऊं, लेकिन साफ जाहिर था कि अगर उसे सच बता देती तो शायद उसके लिए तो अच्छा होता, मगर किसी दूसरे के लिए इंतहाई तकलीफ दह होता। उस औरत ने शायद मेरी मौजूदगी अपने पीछे महसूस कर ली थी। चौंक कर पलटी और जल्दी से बोली, कौन हो तुम और यहाँ मेरे करीब क्या कर रही हो? मुझे उससे बहुत कराहत महसूस हुई। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा कि किसी तरह उससे जितना दूर जा सकती हूँ चली जाऊँ। मैंने नफ़ी में सर हिलाया, मगर वो बहुत तीखी थी। झट से बोली, कोई तो बात है, बताओ। मैंने कहा, अब चाबी ढूंढ रही है कोई यहाँ पर? उसकी आंखें चमकने लगी। वो जल्दी से बोली, हाँ, तुम्हें मिली है क्या? मैंने कहा, किस चीज़ की चाबी है वो? उसे मेरी तफ्तीश अच्छी नहीं लगी। तभी वो कहने लगी, बस ये बताओ चाबी मिल गई है क्या तुम्हें? मैं अच्छे खासे पैसे दूंगी उसके बदले। मैंने भी उसकी बातों का असर लिए बगैर कहा, ऐसे कैसे बता दूं? पहले आप बताएं किस तिजोरी की चाबी है वो? मैंने भी आंखों में मक्कारी से डाली, शायद ऐसे ही वो सच बता दे। पहले तो वो कुछ देर सोचती रही, फिर झिंझिला कर बोली, किसी कमरे की चाबी है, तिजोरी की नहीं है। अगर मिल गई है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में खुश कर दूंगी। मैंने कहा, मिली होती तो उसके मुतालिक तफसीलात लेने क्यों आती? मुझे ये बता दे, दिखने में कैसी है? अगर मिली तो फौरन आपके पास लेकर आऊंगी। उसने उस चाबी के मुतालिक बताया कि वो सुनहरी और बहुत चमकदार है। मैंने पूछा, कोई जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ? मगर उसने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, नहीं, मुझे नहीं याद कि उस पर कोई जंग लगा हुआ है, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, इतनी के देखते ही तुम खुद समझ जाओगी। मुझे उस चाबी की ज़रूरत थी। मैंने पूछा, अगर मिल गई तो कहाँ पहुँचाने आऊँ? इस बात पर वो चुप कर गई। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी उसे ढूंढने की। अगर मिल जाती है तो कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए ना जहाँ उसे पहुँचाया जाए। वो धीरे से बोली, किसी को मत बताना, ये उधर जो शाहों की हवेली मशहूर है ना, मैं वहाँ पर रुकी हुई हूँ। मैं दंग रह गई, मगर अपने तासुरात से उसे शक नहीं होने दिया कि उसकी बात मुझे अजीब लगी है। अलबत्ता उससे इतना ज़रूर पूछा कि वहाँ तो कोई जाता नहीं तो डर नहीं लगता तुम्हें? वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है तो उधर ही रुकी हूँ, और अभी मैं तुम्हें हर बात नहीं बता सकती क्योंकि मुझे तुम पर एतबार नहीं है। बस चाबी मिल जाए तो उधर पहुँचा देना, उसके बाद मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मैं मुतमईन सी होकर वहाँ से उठ आई, मगर दिल मेरा होल रहा था।
उस रात मैंने जिस औरत को स्याह लिबास में देखा था, इसका मतलब ये वही औरत थी। फिर ये वहाँ पर क्यों रुकी थी और तन्हा? उसे डर नहीं लगता, या फिर यही मसनूई जिन बनकर पूरे गांव में दहशत फैला रही है? बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। मैं काम में मगन हो गई, मगर वो औरत और उसकी बातें मेरे दिमाग में चिपक कर रह गई। मैंने देखा वहाँ सबसे पूछने के बाद वो मायूस होकर वहाँ से चली गई। मैं भी शाम को घर वापस आ गई और आते ही उस चाबी को देखा जैसी वो औरत बता रही थी। दिखने में वो बिल्कुल वैसी थी, मगर उसके ऊपर खासा जंग जमा हुआ था। यानी ये चाबी उस औरत की नहीं थी, उधर ज़मीन में ही गड़ी हुई थी और उसे किसी तरह पता चला कि वो चाबी यहाँ छुपी हुई है। तभी वो उस चाबी को अपनी चाबी कहकर ढूंढ रही थी, क्योंकि अगर वाकई उसके पास से गुम हुई होती तो वो ज़रूर जानती कि उस पर तो जंग जमा हुआ है। मैं उलझन का शिकार हो गई, लेकिन इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि वो औरत नेक इरादों के साथ उस हवेली में नहीं रह रही। ज़रूर गांव वालों से छुपकर कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश और ताक में बैठी है। अब क्या करना चाहिए मुझे? मैं वो चाबी देखकर सोच में पड़ गई और तभी कुछ अजीब सा हुआ। मुझे अचानक से वो लड़का याद आया जो चादर में लिपटा हुआ था। क्या पता वो भी इसी चाबी के पीछे हो, मगर मैं कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकती थी। मैं पूरी रात उसी मुताल्लिक सोचती रही, मगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस यही ख्वाहिश थी कि काश वो लड़का कल दोबारा मिल जाए और मैं उससे पूछ सकूं क्या वो चाबी ही ढूंढ रहा था। बड़ी बेचैनी से मुझे अगले दिन का इंतज़ार था। मैं उस रोज़ भी ज़रा जल्दी गई तो क्या देखती हूँ कि खेतों में कोई चादर में लिपटा हुआ खड़ा था। मुझे यकीन था कि वही लड़का होगा। मैं जल्दी से उसके करीब गई तो वो मुझे देख कर बोला, मुझे यकीन था अब ज़रूर आएंगी, मुझे मेरी चीज़ वापस कर दें। मैंने बनते हुए पूछा, किस चीज़ की बात कर रहे हो? कोई नाम भी तो होगा उसका। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, मुझे वो चाबी चाहिए जो आपको यहाँ से मिली थी। मैं तो धक से रह गई। उसे कैसे पता चल गया कि कोई चाबी थी और वो मुझे मिले? मैंने इनकार करना चाहा तो वो सख्ती से बोला, मेरे साथ वो ड्रामा मत कीजिएगा जो उस बुढ़िया के साथ किया था, क्योंकि मैं हकीकत जानता हूँ। आपने वो चाबी अपने घर की फलान जगह पर छुपा कर रखी है। मुझे जल्द से जल्द वो चाहिए। अगर वो उस बुढ़िया के हाथ लग गई तो मेरी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है। अब तो मेरी हालत यूँ थी गोया काटूँ तो बदन में लहू नहीं। मैंने हैरत से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि उस जगह पर मैंने वो चाबी रखी है? यानी उस रात तुम ही आए थे मेरे घर में, मुझे याद है। वो चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा तो अचानक से मेरे जिस्म में थरथरी मच गई। यानी तुम ही वो जिनज़ादे हो जिसके मुताल्लिक गाँव में कहानियाँ मशहूर हैं। ये कहकर मैं 1-2 कदम पीछे हटी, इससे पहले कि वहाँ से भागती। वो जल्दी से बोला, मैं वो नहीं हूँ और जिसकी आप बात कर रही हैं मैं वहाँ नहीं आया था। अगर वो ये जुमले वक्त पर ना कहता तो मैंने चीख चीख कर वहाँ पर सबको इकट्ठा करना था। फिर कैसे जानते हो तुम सब कुछ? मैं वहाँ खड़ी उससे ये सब कुछ पूछना चाहती थी, मगर वो उल्टे कदमों वापस मुड़ गया और बोला, मुझे यकीन है कि अगर वो चाबी आप मुझे नहीं देंगी तो किसी दूसरे के हाथ में भी नहीं जाने देंगी। और अगर सच जानना है तो खुद ही हवेली जाकर देख लें। मेरी तो समझ से बाहर था सब कुछ। वो लड़का क्या बातें करता हुआ वहाँ से गया था, मैं चाह कर भी उन बातों की गहराई तक नहीं पहुँच पा रही थी। उसी वक्त मुझे ख्याल सा गुजरा तो मैं खेतों से वापस घर आई और आकर उस चाबी को देखा। वो अपनी जगह पर जूं की तूं रखी थी। उसे उठाकर मैं चाबी वाले के पास गई और कहा कि मुझे बिल्कुल ऐसी ही चाबी बना कर दो। पहले तो उसने मना कर दिया, मगर मैंने थोड़ा जोर लगाया तो वो मान गया। 2 दिन बाद मुझे वो चाबी मिल चुकी थी। इस दौरान वो लड़का वापस नहीं आया और ना ही बुढ़िया। मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे जो उस चाबी वाले को दे दिए। उसने बिल्कुल वैसे ही वो चाबी बनाकर मुझे दी, मगर मेरे कहने पर 1-2 जूल बीच में रख दिए थे ताकि उस नकली चाबी से वो ताला वगैरह ना खुल सके जो बुढ़िया खोलना चाहती थी। काम होते ही मैंने मगरिब के बाद जाने का सोचा। पूरा दिन दिल में अजीब व गरीब ख्यालात की बौछार रही कि आया कि मुझे वहाँ पर जाना भी चाहिए या नहीं, मगर अब मैं फैसला कर चुकी थी। जैसे ही मगरिब हुई मैं बड़ी सी चादर में लपेट कर खुद को घर से बाहर निकल आई। अब मेरा रुख शाहों की हवेली की जानिब था। दिल में धड़का भी लगा हुआ था कि वहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, या क्या पता वो औरत ही वहाँ पर मौजूद ना हो। खैर 100 अंदेशे थे जिनमें मचलती हुई मैं वहाँ पर पहुँच गई। इर्द गिर्द का सारा इलाका सुनसान था। कोई बंदा बशर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था।
मुझे खौफ तो बहुत आ रहा था, मगर अब जब इतना दूर तक आ ही गई थी तो फिर अंदर जाने में कैसी कबाहत। मैंने अल्लाह का नाम लेकर चादर को अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा और हवेली के अंदर कदम रख दिया। उसका बाहर वाला दरवाज़ा तो खुला हुआ था। जब अंदर गई तो अजीब बू नाक से टकराई। शायद वो बहुत अरसे से गंदा था और सफाई नहीं हुई थी, इसी वजह से बू आ रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कमरों की लंबी कतारें थी और दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से दिल दहला देने वाली खामोशी। मैं थोड़ा सा चलती तो पैरों के नीचे खुश्क पत्ते चुरमरा जाते, जो मज़ीद माहौल को खौफनाक बना रहे थे। कुछ देर में वहाँ खड़ी रही। समझ नहीं आ रहा था कि किस जानिब जाऊँ और किस जानिब जाने से इज्तनाब करूँ। कोई कमरा भी खुला हुआ नहीं था, सभी कमरे बंद पड़े थे। दिखने में भी बिल्कुल नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई इंसान रह रहा होगा। मैंने जब वहाँ पर कोई हलचल महसूस नहीं की तो सोचा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये सोचकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ी तो मेरी चादर को पीछे से किसी ने थाम लिया। मेरा तो कलेजा हलक को आ गया। जब मुड़कर देखा तो पीछे वही बूढ़ी औरत अपनी छोटी छोटी मक्कारी भरी निगाहें मुझ पर गाड़े हुए थी। मुझे देखकर जल्दी से बोली, आज तुम्हारा यहाँ आना मेरे नसीबों को जगा देगा। मैंने अपना तनफ़ुस दुरुस्त करते हुए कहा। डरी तो गई थी मैं। उसने मेरी जानिब ध्यान नहीं दिया और पूछा, ये बताओ चाबी मिली या नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, वो तो मिल गई है, मगर मुझे पहले पूरी कहानी तो बताओ कि तुम्हें क्यों चाहिए। वो चुप रही। उसके चेहरे पर फैलता गुस्सा में बड़ी आसानी से देख सकती थी, मगर मैं भी ढीठ बनी रही क्योंकि मुझे सच जानना था। मुझे चाबी दो पहले। उस औरत का लहजा एकदम से बदल गया और मुझे डर भी यही लग रहा था। मैंने हाथ में थामी नकली चाबी उसके हवाले कर दी तो वो बहुत खुश हुई। उसी वक्त उसने वो चाबी करीब करके देखी। मुझे यकीन था कि वो झांसे में आ जाएगी, मगर उसने मुझे फ़ौरन ही वापस कर दी और चाबी दूर उछालते हुए बोली, मेरे साथ मक्कारी करती है तू? तेरे साथ तो मैं वो हश्र करूँगी कि सारी उम्र याद रखेगी। मुझे असल चाबी चाहिए, ला दे, कहाँ छुपाई है? मैंने अपने तासुरात पर जब्त करते हुए कहा, यही चाबी मिली थी मुझे खेत में से, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? जानती भी है कि कितनी कीमती चाबी है ये। उसे हाथ में लेते ही उसका दर्जा हरारत गर्म होना चाहिए था। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो उसे दहकना चाहिए था, मगर ये अब तक ठंडी पड़ी है, जिसका साफ साफ मतलब है ये नकली चाबी है, असली नहीं। और असली तुम्हारे पास ही है जिसे तूने छुपा कर रखा है। मेरी रंगत एकदम से मुतगय्यर हो गई। वो मेरे मज़ीद करीब होकर बोली, जो असल चाबी है वो मुझे दे दो, यहाँ से जाने दूंगी वरना यहीं दफन कर दूंगी। मेरे तो होश ही फना हो गए। अब अदराक हो रहा था कि मैंने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा था। मैं वहाँ से वापस जाना चाहती थी, मगर वो बुढ़िया उसी वक्त मुझसे असल चाबी मांग रही थी। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, बल्कि ठंडे पसीने भी आ रहे थे। कुछ अजीब सा हुआ था। हवा जो गर्मी की शिद्दत की वजह से बिल्कुल ही रुकी हुई थी, अचानक से चलने लगी। देखते ही देखते वो भगोले की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं और बुढ़िया बहुत हैरत से सर उठाए उस अजीब सी चलती हवा को देख रहे थे। मेरी समझ में तो अभी तक कुछ नहीं आया, मगर वो बुढ़िया मेरा हाथ छोड़कर हवेली से बाहर की जानिब भागी और मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या माजरा है। अभी तो इसे चाबी हर हाल में चाहिए थी और अब वो मुझे यहाँ पर छोड़कर भागी जा रही है। देखते ही देखते वो बगोला मेरे इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगा। उसमें से गर्म हवा के थपेड़े मेरे चेहरे पर पड़ रहे थे, जैसे कोई शदीद गुस्से की कैफियत में अपना गुबार मुझ पर निकाल रहा हो। मैं एक कदम पीछे हुई तो वो बगोला मज़ीद तेज़ी से घूमने लगा। हवा की शाएं शाएं कानों के पर्दों पर बहुत गरां गुजर रही थी। मैं समझ गई थी कि ये आम हवा नहीं है, बल्कि ज़रूर इसमें लिपटी कोई मखलूक मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। उसे मुझसे कुछ चाहिए था, मगर क्या? मैंने अलग के बर चिल्लाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? ये सवाल पूछने की देर थी कि हवा का जोर एकदम से टूट गया और वो बहुत हल्की हो गई। देखते ही देखते वो बगोला दम तोड़ गया। मेरे सामने अब दूर दूर तक कोई नहीं था। उसी लम्हे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो फौरन से मुड़कर देखा तो मेरे सामने स्याह चादर में लिपटा हुआ वजूद खड़ा था। मैं उसे देखते ही समझ गई कि ये वही लड़का है जो खेत में मुझसे टकराया था। मेरी तो जान हलक को आ रही थी। मैंने एक दो कदम पीछे की जानिब उठाए तो उसने रोबदार लहजे में कहा, अगर बहादुर बनकर यहाँ तक आ ही गई हो तब भागने की ज़रूरत नहीं है। बहादुरी से हालात का मुकाबला करो। मुझे बहुत डर लग रहा था,
मगर मैं चुप करके खड़ी रही, दोबारा वहाँ से हिलने की कोशिश नहीं की। मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा, कौन हो तुम? इंसान नहीं हो, है ना? उसने इस बात में सर हिलाया तो मैं गहरा सांस भर कर रह गई। डर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। मैंने फिर पूछा, चाहिए क्या है तुम्हें मुझसे? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? वो एक कमरे की जानिब इशारा करके बोला, उस कमरे की चाबी चाहिए मुझे जो तुम्हारे पास है। और तुम वो चाबी उस बुढ़िया को देने वाली थी? मैंने जल्दी से कहा, मैं उस बुढ़िया को कोई चाबी नहीं दे रही थी। और तुम कैसे जानते हो कि मेरे पास ही असल चाबी है? वो चुप रहा, फिर टकर टकर देखने पर मुझे बोला, लाओ वो चाबी मुझे वापस कर दो और ज्यादा बहस मत करो। मैंने कहा, आखिर ये तुम सब चाबी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? चाहते क्या हो आखिर? क्या चीज़ है उस चाबी में जिसने सबको बौखला दिया है? अब मुझे वाकई में उस चाबी का राज जानना था। वो चादर में लिपटा हुआ लड़का बड़ा गुस्से से बोला, मुझे सिर्फ चाबी चाहिए। अगर वो चाबी मेरे हवाले ना की तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, जान ही लेनी है तो बेशक ले लो। सभी जिनजादे ऐसे ही होते हैं। कम से कम तुमसे ज़्यादा तो हम इंसान रहम दिल हैं जो बात बात पर जान नहीं लेते। अब वो वाकई गुस्से में लग रहा था। मैं भी हर बात को पसे पुश डाल चुकी थी क्योंकि मेरा तजस्सुस भी अपने अरूज पर पहुंच चुका था। उसने अपने पीछे चलने का इशारा किया। मैं भी डरते डरते उसके पीछे चलती हुई उस खास कमरे के बाहर पहुंच गई जिसकी चाबी बकौल उस जिनजादे के मेरे पास थी। मैंने कहा, क्या बंद है इस कमरे में जिसे पाने की खातिर इतना मचल रहे हैं सब? जिनजादे ने गोया बमुश्किल खुद पर काबू पाया और धीरे से बोला, इस कमरे में बहुत सी जानें पड़ी हुई है। अगर ये कमरा खुल गया और वो शे जो इस कमरे में महफूज है वो इस बुढ़िया के हाथ लग गई तो हमारी पूरी बस्ती तबाही के दहाने पर होगी। फिर उसके बाद वही होगा जो ये बुढ़िया चाहेगी। हमारा खुद से इख्तियार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो चाबी इसके हाथ लगे। या तो वो चाबी मुझे दे दो या किसी ऐसी जगह छुपा दो कि वो किसी के हाथ भी न लग सके। अगर हमारी बस्ती तबाह हो गई तो ये बुढ़िया तुम्हारा गांव भी तबाह कर देगी। समझ रही हो ना मेरी बात? वो बात करता हुआ बहुत गमज़दा लग रहा था। मैं उसकी बात का मतलब अभी तक नहीं समझ पाई थी, मगर उसके लहजे और बुढ़िया के लहजे से इतना ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया था कि वो सच्चा था जबकि वो बुढ़िया झूठी थी और ज़रूर अपने किसी लालच के लिए उस चाबी और उस कमरे में छुपी चीज़ के पीछे पड़ी है। मैंने कमर के गिर्द बांधी थैली उतारी और उसमें से असल चाबी निकालकर जिनजादे के सामने लहराई। उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। उसने चाबी लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने वो चाबी उसकी तरफ बढ़ाई मगर वो टस से मस नहीं हुआ और बोला, ये तुम्हें मिली है, अब तुम इसकी मालकन हो। मैं तुम्हें पूरी हकीकत बताए बगैर ये तुमसे नहीं ले सकता। तुम पूरी बात सुन लो, उसके बाद ही कोई फैसला करना। बहुत साल पहले इस हवेली में शाह रहते थे, जैसा कि पूरे गांव में मशहूर है। शाह जी के पास हमारे कबीले के बहुत से जिन्नात कुरान पढ़ने आया करते थे। इस हवेली का एक बहुत बड़ा कमरा जिन्नात के लिए मखसूस था। गोया यहाँ इंसान और जिन इकट्ठे रहा करते थे। शाह जी की बहन थी एक सुरैया। उसे काले इल्म का बहुत ज़्यादा शौक था। शाह जी को एक दो मरतबा उसके बारे में पता चला कि वो काले इल्म की खोज में है, सीखना चाहती है। पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया गया, मगर जब ये अफवाहें बढ़ने लगी तो शाह जी ने उस पर पाबंदी लगा दी कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। तब तक वो थोड़ा बहुत इल्म सीख चुकी थी। उसी इल्म के सहारे वो हवेली में रहते हुए अपना इल्म बढ़ाती चली गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता करते इस हवेली के जिन्नात को अपने काबू में करना शुरू कर दिया। जब शाह जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहन की खोज शुरू कर दी। हिसाब किताब लगवाए गए तो वाकई में ये बेद खुल गया कि वो किसी दूसरी राह पर निकल पड़ी है। उन्होंने यहाँ पर गलती कर दी और सुरैया को हवेली से निकाल दिया। जब वो हवेली से निकली तो अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होने लगी। दिन ब दिन उसकी ताकत और इल्म दोनों बढ़ते जा रहे थे। उसने हमारे कबीले के जिन्नात को अपने काबू में करके उनसे शैतानी काम करवाना शुरू कर दिए और उन्हीं नेक जिन्नात को अपनी शैतानियत से बुरा कर दिया। तब शाह जी ने हमारे कबीले के सरदार से मिलकर एक अमल के ज़रिए गुड़िया बनाई और उस गुड़िया पर हिसार बांधकर इस कमरे में दफन कर दिया। वो गुड़िया कोई और नहीं सुरैया थी, यानी उसका काला इल्म उसी पर पलट दिया। जब तक वो गुड़िया वहाँ से निकाल कर जलाई न जाती, सुरैया मजीद किसी भी जिन को अपने काबू में नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी ताकत को महदूद कर दिया गया था। उस पर बेड़ियाँ डाल दी गई थी। उसके बाद इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाकर
उसकी चाबी पर हिसार बांधकर उसे छुपा दिया गया। उस सुरैया का अब जिन्नात पर बस नहीं चल सकता था। उसने बदले के लिए अपने घर वालों को काले इल्म के जरिए मारना शुरू कर दिया। इसी तरह करते करते वो सब मर गए और सुरैया रह गई। उसने चाबी बहुत ढूंढी। बहुत देर बाद उसे पता चला कि फलां खेत में उसे छुपाया गया है, मगर बेसुध, क्योंकि उससे पहले ही वो चाबी तुम्हारे हाथ लग चुकी थी। अगर तुम चाहती हो कि वो बुढ़िया जिसे कभी सुरैया के नाम से पुकारा जाता था, वो वापस उस गुड़िया को पाकर जिन्नात को शैतान बना दे, तो ये चाबी तुम उसके हवाले कर सकती हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैं इसे वहाँ ठिकाने लगाऊंगा। मरते दम तक भी वो उस चाबी तक नहीं पहुँच सकेगी। मुझे उस जिनज़ादे की कहानी सच मालूम हो रही थी। मैंने बगैर किसी हेलो हुज्जत के वो चाबी उसे थमा दी और वापसी के लिए मुड़ने लगी तो उसने मुझे एक थैली थमाई। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब घर आकर उस थैली को खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैली में बेशुमार हीरे थे जो आंखों को खैरा कर रहे थे। उसी वक्त मैंने वो छुपा दिए और फिर अपने शोहर को लेकर वो इलाका ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने का पूरा हक